171 बर्बर सेना का आगमन। हिंदी रूपांतरण। चंदनपुर शहर के उत्तर की ओर फैले घास के मैदानों से हरी घास और नम मिट्टी की सुगंध शहर की दीवारों तक चली आ रही थी। शहर के बाहर सुनहरी धूप असीमित मैदानों पर फैली थी। एक संकरी पगडंडी दूर तक जाती दिखती थी और रास्ते के किनारे कभी कभार दिखने वाले गिरे हुए घास फूस के झोंपड़े बीते समय की कहानियां सुना रहे थे। नीरज बेन शहर की दीवार पर खड़े होकर सामने फैले विराट मैदान को देख रहे थे। उनकी आवाज में उदासी थी। जब बर्बरों ने यादवपुर पर कब्जा किया था, उन्होंने घर जला दिए, जंगल उजाड़ दिए, अनगिनत लोगों को पकड़कर ले गए। जो भूमि कभी हरी भरी थी, वह 10 साल में ही खरपतवार का मैदान बन गई और अब यूवाइएनतुओ कबीले की चरागाह बन चुकी है। 10 वर्ष पहले वे इन्हीं दीवारों पर खड़े होकर बर्बर घुड़सवारों को आग की लपटें फैलाते देखते थे। महीनों तक जलती आग ने पूरा आकाश खून सा लाल कर दिया था। उनके पास खड़े जहान सिंगानिया, जो पिछले 2 महीने से मरम्मत कार्य में जुटे थे, काफी दुबले दिख रहे थे। लेकिन दासों की विशाल टुकड़ी दिन रात काम में लगी रही और एक भव्य दीवार फिर से खड़ी की जा चुकी थी। खेद की बात है, राजकुमार योगेश कभी यादवपुर के सबसे शक्तिशाली शासक थे, पर वे भी बर्बरों को रोक नहीं सके, जहान ने कहा। युवराज सिंह दीवार से बाहर फैली उपजाऊ भूमि को देख रहे थे। चंदनपुर से यादवपुर तक लगभग 400 ली का फासला था। वही स्थान जहां आधुनिक इतिहास में निषिद्ध नगर फॉरबिडन सिटी स्थित था। जिस मिंग साम्राज्य को कभी स्वर्गपुत्र सीमाओं की रक्षा करता है कहा जाता था, वह शांघाई दर्रे के पतन के बाद धूल सा बिखर गया था। राजकुमार योगेश का प्रदेश पुनर्तः बर्बरों के हाथों चला गया था। अगर उस समय नीरज बेन चंदनपुर पर डटे नहीं रहते और यदि पश्चिम में ओटोमन साम्राज्य का विरोध बर्बरों को नहीं रोकता, तो वे दक्षिण की ओर कभी नहीं रुकते। एक तरह से ओटोमन साम्राज्य ने अनजाने में महान यू साम्राज्य की तबाही को कुछ वर्ष टाल दिया था। युवराज सिंह शांत स्वर में बोले, दुश्मन की ताकत देखकर मन छोटा मत करो। अभी पूरे महान यू में बर्बर नाम लेते ही लोग कांपने लगे हैं। इस वक्त हमें हौसला बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमने चंदनपुर नहीं बचाया, तो हमारी राह सिर्फ मौत तक ही जाती है। जहान झटके से वास्तविकता में लौटे। वे भी अनजाने में उसी पराजित मानसिकता का शिकार हो गए थे जो महान यू के विद्वानों में भर गई थी। नीरज बेन ने कहा, बर्बरों से डरने की कोई बात नहीं। उनके शरीर में भी खून हमारी तरह ही बहता है। असली चिंता यह है कि हमारे सैनिक युद्ध से पहले ही हिम्मत न हार बैठें। जहान ने लज्जा से सिर झुका लिया। मैंने आपकी और जनरल की उपस्थिति में खुद को शर्मसार कर दिया। युवराज सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पर तुम्हारी बात पूरी तरह गलत भी नहीं। युद्धनीति में दुश्मन का सम्मान जरूरी है, लेकिन रणनीति में दुश्मन को तुच्छ समझना चाहिए। नीरज बेन हंस पड़े। वाह, ये तो किसी महान योद्धा की पंक्तियों जैसी लगती है, युवराज। इसे तो हमारी युद्ध नीति में दर्ज होना चाहिए। जहान सिंगानिया भी गंभीरता से सिर हिलाते रहे। युवराज सिंह मुस्कुराए। ये मैं नहीं, एक महान पुरुष की वाणी है, पर हमारे हालात पर बिल्कुल लागू होती है। तीनों दीवार पर चलते हुए आगे निरीक्षण करते रहे। चंदनपुर की उत्तर दिशा वाली दीवार 500 मीटर लंबी थी। युवराज सिंह ने पूरे प्रदेश की सेना यहां इकट्ठी कर ली थी, कुल 50,000 सैनिक, जैसा की योजना थी। इसमें से केवल किशनपुर सेना ही आधुनिक प्लेट कवच और हथियारों से लैस थी। बाकी नई भर्तियां साधारण उपकरणों के साथ रिजर्व बल की तरह तैयार थीं। दीवार का निरीक्षण करते हुए ये स्पष्ट था कि जहान ने अपेक्षा से अधिक अच्छा काम किया है। हर 10 मीटर पर एक प्रेरी दुर्ग था और हर 50 मीटर पर एक बड़ा उभारदार बुर्ज। इन बुर्जों से बाहर निकली आकृति सैनिकों को अधिक सुरक्षित आक्रमण बिंदु देती थी। सब जगह पर धनुर्धारी, दोहराए जाने वाले धनुष, रिपीटिंग क्रॉसबो और विशाल गुलेल तैनात थे। दीवार के अंदर रस्सियों से चलने वाली टोकरी लगी थी, जिनसे लकड़ी, पत्थर जैसे भारी रक्षा सामग्री ऊपर भेजी जाती थी। दीवार के नीचे हर 20 मीटर पर लोहे के बड़े कड़ा फटे हुए उबलते तेल से भरे हुए, जो दीवार पर चढ़ते दुश्मनों पर उड़ेलने के लिए रखे गए थे। दीवार के बाहर हालात बिल्कुल अलग थे। एक 3 मीटर गहरी और 3 मीटर चौड़ी खाई, उसके भीतर ऊपर की ओर निकले तेज बांस। बर्बरों के मुलायम चमड़े के जूते इन नुकीले कांटों को सह नहीं सकते थे। खाई के आगे आधी ऊंचाई तक मजबूत लकड़ी के खंभे गाड़े गए थे, जिनका उद्देश्य था बर्बर घुड़सवारों की गति तोड़ना और उन्हें झुंडों में फंसाना, ताकि तोपें उन्हें एक ही जगह पर आसानी से मार सकें। जहान ने बताया, युवराज, हमने खाई के सामने छिपे हुए गड्ढे भी बनाए हैं। ऊपर घास बिछा दी है, पहचानना बहुत मुश्किल होगा। नीरज बेन हंसकर बोले, ये लड़का तो बहुत चालाक निकला। बर्बरों का जीना मुश्किल कर देगा। जहान ने मुस्कराते हुए कहा, जनरल साहब, ये तारीफ है या ताना? तारीफ ही है। नीरज बेन दहाड़े। युवराज सिंह संतुष्ट थे। पत्थर स्तंभों के बीच लताओं की मोटी रस्सियां बंधी थीं, जिन्हें तुंग तेल में भिगोया गया था। चाकू उनसे आसानी से नहीं काट सकता था। इस बीच दुश्मन तीरों की बारिश झेलते रहते। उन्होंने प्रशंसा की। बहुत अच्छा काम किया है। इसी बीच युवराज सिंह ने पूछा, लक्ष्य और लोचन कहाँ हैं?
नीरज बेन थोड़े शर्मिंदा हुए। युवराज, जब से आपने उन्हें दूरबीन दी है, दोनों पागल से हो गए हैं। रोज सैनिक लेकर निकल जाते हैं। दूरबीन से वे बर्बर स्काउट्स को बहुत दूर से देख लेते हैं, और अब तो जैसे खेल बन गया है। युवराज मुस्कुराए। हंसी की बात नहीं, दूरदृष्टि हमेशा जीतती है। तभी दूर से घुड़सवारों की टुकड़ी दिखी, अग्रिम पंक्ति में लक्ष्य और लोचन। दोनों घोड़े से उतरकर तुरंत दीवार पर चढ़ आए। लक्ष्य ने हाँफते हुए सूचना दी, युवराज, हयूबाएन तुओ कबीला अपनी गति बढ़ा चुका है। वे शायद कल दोपहर तक शहर पहुंच जाएंगे। लोचन ने जोड़ा, पूरे कबीले का दक्षिण की ओर पलायन हो रहा है। लगता है वे यही डेरा जमाना चाहते हैं। मुख्य सेना भी पास ही होगी। उनके पास अनगिनत घरेलू पशु हैं, मुख्य बल को खिलाने के लिए। नीरज बेन ने पूछा, उनकी संख्या? लोचन ने गंभीरता से कहा, सिर्फ हयूबाएन तुओ कबीले में 20,000 घुड़सवार हैं, और दासों की गिनती तो अनगिनत है। अध्याय 172, रक्तरंजित रणभूमि। सुबह का धुआं चंदनपुर शहर के ऊपर धीरे धीरे लहराता उठ रहा था। यदि गलियों में इधर उधर दौड़ते सैनिक न होते, तो युवराज सिंह को लगभग लगता कि वह अपने बचपन वाले पहाड़ी गांव में लौट आया है। कुछ समय से यहां रहने पर उसे महसूस हुआ कि यह जगह भी गांव से बहुत अलग नहीं है। पहले उसने सोचा था कि शाही जीवन टीवी धारावाहिकों जैसा होता होगा, लेकिन यहां आने के बाद उसने जाना कि शाही भोजन आधुनिक दुनिया के एक साधारण घर जैसा ही था। ये सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं थी, बल्कि तकनीक का स्तर था। युवराज सिंह पूरी रात नहीं सोया था। सामने एक विशाल शीत हथियार युद्ध था, और वह भी इतना ताकतवर नहीं बना था कि बिल्कुल भी विचलित न हो। लता द्वारा लाया गया चावल का दलिया और मीट पाई उसने जल्दी जल्दी खाया, फिर अपनी विशेष रूप से बनी बख्तर पहनकर शहर की प्राचीर पर चढ़ गया। उस समय हर सैनिक अपनी अपनी जगह पर पहले ही तैनात था। कई नगरवासी भी दीवार के नीचे इकट्ठा हो चुके थे, जरूरत पड़ने पर मदद के लिए। कल रात लोचन और ललित ने रिपोर्ट दी थी कि चंदनपुर पर बर्बर हमले की पहली लहर आने वाली है। महाराज, वे आ रहे हैं। दोपहर होने से पहले ही उत्तर की क्षितिज से काला बादल सा उठता दिखा। नीरज बेन उत्तर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। युवराज सिंह ने दूरबीन उठाकर दूर देखा। बड़ी हुई छवि में बर्बर घुड़सवारों का सागर दिखाई दिया। ललित और लोचन तुरंत अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए। चून की दीवार बहुत लंबी थी, हर हिस्से की जिम्मेदारी एक अलग कप्तान के पास थी, और नीरज बेन संपूर्ण संचालन पर नजर रख रहा था। हमारे जाल अब शायद बेकार हो चुके हैं, दूरबीन नीचे करते हुए युवराज सिंह ने धीरे से कहा। उसके बगल में खड़े जहान सिंगानिया ने अपनी दूरबीन से देखते हुए कहा, वे बहुत बड़ी संख्या में दासों को सामने हाँक रहे हैं। जाल तो खत्म समझिए। बर्बर घुड़सवारों के सामने रस्सियों से बंधे दासों की कतारें थीं। वे देखने में बिल्कुल महान यू लोगों जैसे थे, क्योंकि वे वही थे। ये कभी हमारे नागरिक थे, जहान ने कड़वाहट से कहा। नीरज बेन बोला, कुछ नहीं कर सकते। बर्बर हमेशा हमले से पहले दासों को आगे चलाते हैं। महाराज, अभी दया दिखाने का समय नहीं है। हाँ, वे महान यू के लोग हैं, लेकिन आपके पीछे भी महान यू के ही लोग खड़े हैं। जब राजकुमार योगेश ने शानहाई गुआन की रक्षा की थी, तो आखिरी क्षण में वह दासों को शहर में घुसने दिया। उसे यह पता नहीं चला कि उनमें से कुछ ने पहले ही बर्बरों की निष्ठा स्वीकार कर ली थी। इसी तरह द्वार टूट गया और घुड़सवार भीतर घुस आए, उसने आगे कहा। युवराज सिंह ने हल्का सा सिर हिलाया। इतिहास के युद्धों में ऐसे दुखद घटनाएं अनगिनत बार हुई थीं। बर्बर और नजदीक आ रहे थे, 1000 मीटर, 800 मीटर, 500 मीटर। आखिरकार 500 मीटर की दूरी पर उनकी घुड़सवार सेना रुक गई। युद्धभूमि पर सन्नाटा छा गया। प्राचीर पर खड़े रक्षक उन्हें घूर रहे थे, जबकि बर्बर चांदी सी बख्तर पहने सैनिकों को घूर रहे थे। लंबी चुप्पी के बाद बर्बर पंक्तियों से एक तीखी नरसिंघा ध्वनि उठी। उनकी घुड़सवार सेना घोड़ों से उतरी, और दास घोड़ों से सामान उतारने लगे, वह भी बिल्कुल अभ्यासशुदा अंदाज में। वे डेरा डाल रहे हैं, नीरज बेन ने कहा। हुयान तो जनजाति पूरी तरह घुमंतु जीवन जीती थी। जहां उनके मवेशी जाते, वे भी वहीं जाते। इस बार वे दासों और पशुओं को साथ लाए थे। लगता है वे चंदनपुर का घेराव करने वाले हैं। युवराज सिंह ने प्राचीर पर काले कपड़े से ढन की तोपों की ओर देखा। इस बार बनाई गई तोपें 3 से 4 कोस तक मार कर सकती थीं, और इस समय दुश्मन उसी सीमा में था। एक गोला चलाने से वे तितर बितर हो जाते, पर चाहकर भी उसे खुद को रोकना था। मुख्य पात्र अभी आए नहीं थे। जब बर्बर खां स्वयं प्रकट होगा, तभी विनाश बरसाने का समय होगा। बर्बर आराम से डेरा डालते रहे। प्राचीर पर खड़े सैनिक सिर्फ देखते रह गए। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। घोड़े पर बैठकर वे घुड़सवार थे, नीचे उतरने पर पैदल सैनिक। यदि अभी अपने घुड़सवार बाहर भेजे, तो उन्हें 20,000 घुड़सवार धनुर्धारियों का सामना करना पड़ेगा, यह आत्मघात होता। दास आगे बढ़ रहे हैं, नीरज बेन अचानक बोला। युवराज सिंह ने फिर देखा। बर्बर शिविर से कई दास शहर की ओर हांके जा रहे थे। दास एक एक कतार में चलते हुए पास आते जा रहे थे। जहान ने दांत भींच लिए। इन बर्बरों में जरा सी मानवता नहीं।
हमारे लोगों को लोग भी नहीं समझते। नहीं समझते। जानते हैं ये महान यू के लोगों को क्या कहते हैं? नीरज बेन ने पूछा। क्या? 2 पैर वाली भेड़ें? युवराज सिंह की भौहें तन गईं। उसने ये शब्द आधुनिक इतिहास में सुना था, 2 पैर वाली भेड़ें। 5 बर्बर जनों के चीन पर आक्रमण के समय हान लोगों को सिर्फ दास ही नहीं बनाया गया था, बल्कि खाया भी जाता था। ये शब्द वहीं से आया था। जब बर्बरों ने यूझोऊ पर हमला किया तो उन्हें भोजन की कमी हुई। तब उन्होंने हान लोगों को खाना शुरू किया। इसी तरह ये नाम पड़ा, नीरज बेन ने समझाया। जहान की मुट्ठियां भीग गईं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बर्बर इतने वहशी हो सकते हैं। आह! मैदान में एक चीख गूंजी। एक दास जाल में गिर पड़ा था। गड्ढे से पीड़ा की आवाजें उठीं। पीछे खड़े बर्बर घुड़सवार ठहाका मारकर हंसने लगे। प्राचीर पर सैनिक हथियार कसकर पकड़े हुए थे, उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उन्हें पता था कि बर्बर क्यों हंस रहे थे। जो जाल उन्होंने मेहनत से खोदे थे, वही अब अपने लोगों को मार रहे थे। युवराज सिंह चुपचाप देखता रहा। यही युद्ध था, दया रहित रणक्षेत्र, जहां दुश्मन को मारने के लिए हर तरीका जायज था। दास घबरा कर रुक गए। वे आगे बढ़ने से डर रहे थे। बर्बर घुड़सवार गुस्से में उबल पड़े। उन्होंने वक्र तलवारें घुमाई और पीछे रहने वाले दासों को काटना शुरू कर दिया। खाली मैदान चीखों से भर गया। कांपते हुए दास फिर चल पड़े। एक के बाद एक जाल नष्ट होते गए। 500 दासों में से जब बर्बर दीवार से 200 मीटर दूर रुके, तब मुश्किल से 100 दास बचे थे। फिर बर्बर धनुर्धारियों ने धनुष निकाले और दासों को फिर आगे बढ़ने को मजबूर किया। महाराज, हम उन्हें और आगे नहीं बढ़ने दे सकते। अगर हमने रोका नहीं, तो हर एक जाल खत्म हो जाएगा, जहान ने दांत पीसते हुए कहा। ये बर्बर क्रूरता की पराकाष्ठा थी। सिर्फ 200 मीटर दूर खड़ी बर्बर सेना को देखते हुए नीरज बेन ने एक सैनिक से धनुष बांध लिया। महाराज, अभी दया का समय नहीं है। एक एक जाल युद्ध का परिणाम बदल सकता है। जो करना है करो, सेनापति। युवराज सिंह की आवाज भारी थी। यही शहर रक्षा का अर्थ है। स्विश! एक तीर हवा को चीरता हुआ निकला। एक चीख गूंजी। युवराज सिंह ने साफ देखा, सामने चल रहे दास के सीने से खून फूट पड़ा। अध्याय 173, रक्तरंजित। संघर्ष। चीखें रणभूमि पर गूंजती रहीं, एक के बाद एक। नीरज बेन के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी धनुष की डोरी मृत्यु का दरांती बनी हुई थी, ठंडी, कठोर, निर्मम। हर बार जब एक और जीवन गिरता, उसके दिल पर अपराध बोध और भारी हो जाता। लेकिन वह जानता था, उसके पीछे महान युग, महान देश के लाखों लोग खड़े थे। दया दिखाने का मतलब उनकी मौत होता। ये उलझी भावनाएं उसकी आत्मा को कांटों की तरह चीर रही थीं। युवराज सिंह का हृदय भी इससे बेहतर स्थिति में नहीं था। 10,000 लोगों को बचाने के लिए एक को मारना, विवेक कहता था कि यह सही है। लेकिन अपने ही हाथों ये करना अपराध सा लगता था। वे लोग निर्बल नागरिक थे, जो पहले बर्बरों के अत्याचार झेल चुके थे। और आज, उनके अपने ही सिपाही उन्हें मार रहे थे। लेकिन युवराज सिंह समझता था, ये बोझ उन्हें उठाना ही होगा। यदि इतिहास 1000 वर्षों तक उनके नाम पर थूकता भी रहे, तो भी उन्हें ये सहना पड़ेगा। एक एक करके दास गिरते गए, और बर्बर घुड़सवारों की हंसी और तेज होती गई। वे नीरज बेन का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि दासों की अगली टोली पहले ही हांकी जा रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेनापति, मुझे बाहर भेजिए। ललित अचानक अपने स्थान से दौड़ता हुआ आया, क्रोध से चेहरा लाल। ये सब गलत है। हमें लड़ने दीजिए, नहीं तो हम घुड़सवार किस काम के। पीछे खड़े सैनिकों में से एक चिल्लाया। चुप रहो। नीरज बेन की गर्जना बड़ी घंटी की तरह गूंजी। तुम सिर्फ 1000 हो, और तुम में से कितने हैं जो बर्बर घुड़सवारों से बेहतर तीरंदाज या सवार हैं? मरना चाहते हो क्या? तो क्या बस चुपचाप देखते रहें कि हमारे अपने लोग काटे जा रहे हैं? वे भी हमारे नागरिक हैं। ललित की आंखें रक्तिम थीं। लोचन आगे आया और उसकी बांह पकड़ी। कप्तान ललित, पागल मत बनो। क्या हमारे सैनिकों की जानें मायने नहीं रखती? नागरिकों की जानें क्या? तुम्हारे जैसे चंगानपुर में पले बड़े रईसों के लिए क्या आम लोग कूड़े की तरह फेंकने लायक हैं? ललित ने उसका हाथ झटक दिया। नीरज बेन की आंखें संकुचित हो गईं। यदि तुमने और हट किया, तो मैं सैन्य कानून के अनुसार दंड दूंगा। मुझे परवाह नहीं। मुझे बस एक बार बाहर जाने दो, वापस आने पर चाहो तो सिर उतार लेना। ललित चिल्लाया। उसी समय पीछे से युवराज सिंह की आवाज आई। ललित, मुझे पता था कि सबसे पहले तुम ही समस्या पैदा करोगे। जानते हो, इतने योगदान के बावजूद मैंने तुम्हें कभी किशनपुर किंगजू का राज्यपाल क्यों नहीं बनाया? वह आगे बढ़ा, उसकी ओर उंगली उठाते हुए। क्योंकि अगर तुम इस शहर की रक्षा के प्रभारी होते, तो आज 20,000 किशनपुर सैनिक बर्बरों के तीरों के नीचे पड़े होते। तुम समझते हो तुम बहादुर हो, लेकिन तुम सिर्फ एक लापरवाह मूर्ख हो। तुम न सिर्फ अपने लोगों को मरवाते, बल्कि लाखों नागरिकों को भी विनाश में धकेल देते। अपना दिमाग लगाओ। ललित स्तब्ध रह गया। तभी उसे समझ आया कि वह क्या कह रहा था। उन बर्बरों को मैं नरक दिखाऊंगा, समय आने दो। वह दांत पीसता हुआ प्राचीर पर मुक्का मारता है और अपने स्थान पर लौट जाता है।
नीरज बेन ने लंबी सांस छोड़ी। ये गर्म खून लड़का गिरकर ही सीख पाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी दासों की अगली टोली खेत में पहुंची और फिर खायों की ओर बढ़ने लगी। तीर छोड़ो, युवराज सिंह ने दांत भींचकर आदेश दिया। ये जाल बर्बरों के लिए बनाए गए थे, इन लोगों के लिए नहीं। उसका दिल खून रो रहा था। मेरे लोगों, चंदनपुर के लिए क्षमा करना। अगले वर्ष की पितृ पूजा पर मैं तुम्हारी कब्रों पर शराब चढ़ाऊंगा। शून शून। प्राचीर से तीरों की वर्षा उतरने लगी। बर्बरों द्वारा हांके गए दास अपनी ही रक्त झील में गिरते गए। परंतु दुश्मन लगातार नई टोलियां भेजता रहा। उनका उद्देश्य सिर्फ जाल नष्ट करना नहीं था, बल्कि पत्थर से बने रक्षा तंत्र को भी घिसा देना था। दोपहर से लेकर शाम तक रक्षक पूरी तरह सतर्क रहे। सूर्य के डूबने तक बर्बरों ने दास भेजना बंद किया। उस रात चांद नहीं था, सिर्फ घना अंधकार। बर्बर शिविर में अलाव जलने लगे। भुने मांस की गंध हवा में फैल गई। आज के बाद सच्चा रक्तपात शुरू होने वाला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह प्रातः होते ही युद्ध की गूंजती आवाजों ने युवराज सिंह को उसकी विश्राम छावनी से जगा दिया। वह तेजी से प्राचीर पर पहुंचा। हजारों दास सीढ़ियां, भाले और डंडे लेकर शहर की ओर दौड़ रहे थे। उनके पीछे बर्बर घुड़सवार पहरेदारों की तरह खड़े थे, दासों के विद्रोह पर निगरानी जैसा दृश्य। आज का आक्रमण शहर के मुख्य द्वार पर केंद्रित था और वहीं युवराज सिंह खड़ा था। कल दुश्मन ने अधिकांश बाहरी फंदों का स्थान पता कर लिया था। आज वे उसी रणनीति को दोहरा रहे थे, दासों को दीवार पर चढ़ाने के लिए। ये दास भी महान देश के नागरिक थे, अब दुश्मन का औजार बन चुके थे। तीर छोड़ो, नीरज बेन गरजा। धनुर्धारियों ने तीरों की बारिश उतार दी। सीढ़ियां उठाने वाले दास गिरते गए, परंतु पीछे वाले आगे बढ़ते रहे। इस बार लगभग 3000 दासों की भीड़ थी, इतनी की जमीन कांपने लगी। युवराज सिंह को लगा जैसे पूरा फुटबॉल मैदान भरकर लोग एक साथ दौड़ रहे हों। किशनपुर सेना के पास 20,000 में से 5,000 क्रॉसबोधारी थे। ये निर्णय युवराज सिंह ने लंबे समय की रक्षा को ध्यान में रखकर किया था। अब उनकी शक्ति भयानक रूप से स्पष्ट थी। 100 मीटर दूरी पर तीर शरीरों को कागज की तरह भेद रहे थे। पर दासों को प्रशिक्षित किया गया था। जल्द ही उन्होंने ढाल उठाकर आगे बढ़ना शुरू किया, धीमे पर कम हानि के साथ। जहान सिंगानिया ने भौहें चढ़ाईं। दासों के लिए उसकी सहानुभूति तेजी से घट रही थी, क्योंकि वे अब असली दुश्मनों की तरह आक्रमण कर रहे थे। 60 मीटर। वह अचानक चीखा। उसी क्षण सामने की पहली पंक्ति गायब हो गई। वे गड्ढों में गिर चुके थे। हर गड्ढा, हर जाल एक के बाद एक सक्रिय हो गया। और उसी क्षण जहान की सारी रक्षा फंदे नष्ट हो गए। फिर भी हमलावर रुके नहीं। उनके लिए बचना सिर्फ शहर लेने में था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर बर्बर शिविर में एक सफेद चादर ओढ़े नंगे बदन योद्धा ने नीली बिना कॉलर वाली पोशाक पहने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि इस राजकुमार करण के पास कोई शक्तिशाली हथियार है? व्यापारी लियुष वर्मा ने तुरंत सिर झुकाया। निश्चित रूप से प्रमुख। मैंने स्वयं नहीं देखा, लेकिन जब राजकुमार करण ने लियू किला पर हमला किया था, तब एक भारी विस्फोट की आवाज सुनी गई थी। बाद में जब मैं वहां से गुजरा, दीवार में एक विशाल छेद था। खान जल्द ही मुख्य सेना के साथ पहुंचने वाले हैं। खान के आने से पहले हमें इस हथियार की परीक्षा करनी होगी। यदि यह सच हुआ तो मैं खान के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगा। लियुष वर्मा झुक गया। अत्यंत धन्यवाद ध्वज प्रमुख गुलते खान। यदि खगान चंदनपुर पर अधिकार कर लेते हैं और राजकुमार करण को मार देते हैं, तो यह मेरे वर्मा कुल का बदला भी होगा। C-174 जंगली तीरंदाजा। युद्धभूमि पर हथियारों की टकराहट और क्रोध से भरी दहाड़ें हवा में गूंज रही थीं, और लहू नीचे की घास में समा रहा था। गुलाम सैनिकों की लाशें जमीन पर ढेर होती जा रही थीं, फिर भी मौत से बेखौफ नई लहरें आगे बढ़ती जा रही थीं। उनके पीछे जंगली कबीलों के तीर थे। उनके सामने चंदनपुर की रक्षा दीवारों से दागे गए तीर। अगर वे चंदनपुर पर कब्जा कर लेते तो शायद जिंदा बचने की हल्की सी उम्मीद थी। अगर असफल हुए तो जंगली उन्हें बिना दया मार डालते। यह आदेश हुवायंतुओं के बैनर चीफ गुरतई ने घेराबंदी से पहले ही दे दिया था। जिंदा रहने के लिए गुलाम सैनिक अब यह नहीं सोच सकते थे कि दीवार पर खड़े लोग उनके अपने देश महायुं के थे, या कि दीवारों के पीछे वही धरती थी जहां वे जन्मे थे। नहीं, वे अब सिर्फ बचे खुचे जीवन के लिए नहीं लड़ रहे थे। उनके दिल में नफरत भरी हुई थी। उनकी नफरत ये थी कि जब जंगली कबीलों ने उनकी स्त्रियों और बच्चों को रौंदा, तो महायुं की सेना नहीं आई। जब उनके घर जला दिए गए, तब भी महायुं ने हस्तक्षेप नहीं किया। जब राजकुमार योगेश ने अपने ही महल में आत्महत्या कर ली, तब भी महायुं ने कुछ नहीं किया। यह नफरत उनके दिलों में दिन रात सड़ती रही। दीवारों के पीछे का राष्ट्र उन्हें अब पराया लगने लगा था। उनके भीतर सब कुछ मिटा देने की आग जल उठी। अगर मरना ही है तो सब साथ मरें। गुरतई चंदनपुर की ओर दौड़ते गुलाम सैनिकों को देखकर संतुष्ट था। गुलामों को अग्रिम पंक्ति में भेजना जंगली कबीलों में एक सामान्य रणनीति थी, और उनकी जीतों ने इसे एक पवित्र नीति बना दिया था।
गुलाम मृत्यु के भय और जीवित रहने की लालसा में खुद ही जंगली कबीलों की आज्ञा मानने लगते थे। सबसे बड़ी वजह, वापस घर लौटने की कोई आशा नहीं थी। घास के मैदानों पर कोई भी सेना जंगली घुड़सवारों का सामना नहीं कर सकती थी। और फिर उन्हें यह झूठ भी सिखाया जाता कि उनका राजा उन्हें छोड़कर भाग गया था। इससे महायूं के प्रति उनकी आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती। लियू श्वेन भी युद्ध को देख रहा था। उसके चेहरे पर दया और दुख की हल्की सी छाया थी, लेकिन जल्द ही यह सब नफरत में बदल गया। स्वर्ण खान थे गोल्डन हॉर्ड में महायूं से आए कई सलाहकार थे, कुछ असफल विद्वान, कुछ व्यापारी और कुछ ऐसे जो पीढ़ियों से जंगली कबीलों के बीच पले थे। महायूं अब उनके लिए सिर्फ एक नाम था। लियू श्वेन भी उन्हीं व्यापारियों में से था जो यह मानता था जंगली कबीले जल्द ही महायूं को जीत लेंगे। उसके लिए जंगली शब्द सिर्फ महायूं का पक्षपाती अपमान था। वह मानता था कि जंगली कबीले शासन, व्यापार और सेना में महायूं जितने ही उन्नत थे। वे हेक्सी कॉरिडोर और रेशम मार्ग को नियंत्रित कर भारी कर वसूलते थे। महायूं के दरबार को लगता था कि जंगली और मुगल साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर का युद्ध सिर्फ खून खेल है, जबकि कारण व्यापार मार्ग था। जब समुद्री मार्ग खुलने लगे, पश्चिमी व्यापारी जमीनी रास्ता छोड़ने लगे और इससे जंगली कबीला क्रोधित हुआ और युद्ध भड़क उठा। लियू श्वेन फिर युद्धभूमि की ओर देखने लगा। गुलाम सैनिक अब पत्थर बाधाओं को पार कर सीढ़ियां टिका रहे थे। उसने देखा दीवार पर खड़े सैनिक चांदी जैसी पूरी बख्तर पहने हुए थे। गुरतई भी हैरान था। वह बोला, तुमने भी देखा? ऐसी बख्तर मैंने महान खान के खजाने में देखी थी। कहते हैं ये पश्चिम से आती हैं। मैंने भी पहली बार देखी है, लियू श्वेन बोला। गुरतई की भौहें सिकुड़ गईं। ये बख्तर सामान्य हथियारों से नहीं कटेगी और इन्हें गढ़ने में बहुत चांदी लगती है। आखिर कब और कैसे महायूं ने इतना उत्पादन शुरू कर दिया? लियू श्वेन तुरंत बोला, सुना है, ये तकनीक युवराज सिंह प्रिंस ची के पास है। वह कोई साधारण राजकुमार नहीं है। जंगली कबीलों में हर कबीला एक बैनर कहलाता था। छोटा इक्वल्स छोटा बैनर, मध्यम इक्वल्स मध्य बैनर, बड़ा इक्वल्स महान बैनर। हुवायन तुओ कबीला सिर्फ एक मध्य बैनर था, लेकिन शानहाई दर्रा जीतने के बाद उनके प्रभाव बढ़ गए थे। इस युद्ध का नतीजा तय करेगा कि गुरतई भविष्य में महान बैनर चीफ बन सकता है या नहीं। उसने कहा, महायूं के राजकुमार सब निकम्मे हैं। अगर वे चांदी की बख्तर पहन भी लें, क्या हमारे तीर रोक पाएंगे? कवच भेदी तीर तैयार करो। गुलाम सैनिक अब दीवार के नीचे पहुंच चुके थे। गुरतई ने अपने धनुर्धारियों को संकेत दिया। 2000 जंगली तीरंदाजा आगे बढ़े। दीवार पर ऊपर किशनपुर सेना के सैनिक पत्थर और लकड़ी फेंक रहे थे। सीढ़ियों से गिरते शरीर लगातार नीचे गिर रहे थे, लेकिन नई पंक्तियां चढ़ती जा रही थीं। उबलता तेल, नीरज बेन गरजे। दीवार के भीतर उबलता तेल तैयार था। सीढ़ियों को नष्ट करना जरूरी था। जब तक सीढ़ियां बची, दुश्मन चढ़ता रहेगा। युवराज सिंह युद्धभूमि का हर हिस्सा बारीकी से देख रहे थे। तभी उनकी नजर दीवार के आधार पर गड्ढा खोदते गुलामों पर गई। तुम चार नीचे खड़े उन खोदने वालों को मार गिराओ। क्रॉसबो दस्ते ने आदेश का पालन किया। गड्ढा खोदने वाले एक एक कर चित होकर गिर पड़े। उनका उद्देश्य दीवार में बारूद लगाना था। इसी बीच जंगली तीरंदाजा और पास आ रहे थे। स्पष्ट था कि वे हमला करने आए थे। युवराज सिंह ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, गोलों फेंकने वाले यंत्र, बारूद वाले घड़े तैयार करो। अध्याय 175 अग्नि घड़ों की शक्ति। लहू की छींटें उड़ी जब लक्ष्य ने अपनी तलवार दास सैनिक के सीने से खींची। अब तक उसका पूरा शरीर खून से भीग चुका था। चाहे ऊपर से लगातार पत्थर और लकड़ियां गिर रही थीं, फिर भी दास सैनिक अफरातफरी में 500 मीटर ऊंची शहर दीवार पर चढ़ते जा रहे थे। सीढ़ी नीचे धकेलो, लक्ष्य ने आदेश दिया। 2 सैनिकों ने कांटेदार फॉक से सीढ़ी धकेल दी। उस पर चढ़े दास सैनिक चीखते हुए नीचे गिरे। ढाल वाले, लक्ष्य ने आगे देखा, बर्बर धनुर्धर तीर चलाने ही वाले थे। वह तुरंत चिल्लाया। दीवार पर मौजूद ढालधारी सैनिकों ने समय रहते ढालें उठा लीं। तीरों की बारिश ढालों पर टप टप की आवाज करती गिरी। एक सैनिक की ढाल साही जैसे कांटों से भर गई। तीर धंसते चले गए, बाहर की धातु तक को भेद गए। ये कवच भेदी तीर चला रहे हैं, सावधान, लक्ष्य चिल्लाया। फिर उसने एक कप्तान को अपनी जगह संभालने दिया और युवराज सिंह की ओर बढ़ा। राजकुमार, अब हमें गुलेलों का उपयोग करना चाहिए। लक्ष्य झुंझलाया हुआ था। अभी तक सिर्फ दास सैनिक मरे थे। असली बर्बर धनुर्धर 100 मीटर दूर सुरक्षित खड़े थे। कई सैनिकों ने ढालें उठाकर युवराज सिंह को ढका। युवराज ने कहा, मैं भी यही कहने वाला था। लोगों को कहो बारूद घड़े फेंको। तीनों फ्यूज एक साथ जला दो। समझ गया। लक्ष्य वापस भागा और चिल्लाया, इन हरामियों को उड़ा दो। इस बार युवराज सिंह के आदेश पर हर बारूद घड़े पर 3 फ्यूज लगाए गए थे, ताकि हवा में बुझ न जाएं। सैनिकों ने जल्दी से घड़ों को गुलेलों पर रखा और निशाना साधा। बर्बर धनुर्धर लगभग 200 मीटर दूर खड़े किशनपुर के सैनिकों पर तीर चला रहे थे। कई सैनिक चोटिल हुए। चलाओ। 50 गुलेलों ने जलते घड़े आकाश में उछाले।
धनुर्धरों ने उड़ते काले गोल बिंदुओं को देखा, उन्हें लगा ये पत्थर हैं। कई ने बचने की कोशिश की। धड़ाम धड़ाम, घास फूस में लिपटे घड़े भारी आवाज से जमीन पर गिरे। कुछ धनुर्धर समय पर न बच सके और वहीं मारे गए। जो बच गए, वे जमीन पर पड़े गोल घड़ों को देखकर हंसने लगे, मानो बच गए हों। उनकी हंसी तभी थमी जब धड़ाम, एक जबरदस्त धमाके ने पूरा इलाका हिला दिया। धुआं और मलबा बिखर गया। 10 मीटर की दूरी में खड़े सैनिक हवा में उछलकर गिरे। घड़ों के फटते ही चीनी मिट्टी के टुकड़े, कीलें और सड़ी गली गंदगी चारों तरफ छिटक गई। बीच में खड़े सैनिक चिथड़े चिथड़े हो गए। आसपास के बुरी तरह घायल होकर चीखने लगे। बर्बर सैनिक दहशत में भागने लगे। फिर दूसरी लहर के घड़े आए, जो घायल अभी भाग नहीं पाए थे, वे हवा में उड़े। बहुत बढ़िया निशाना, हा हा हा, लक्ष्य दीवार से चिल्लाया। इस अचानक प्रहार से बर्बर सैनिक पीछे हटे, और पीछे छूटे दास सैनिक दीवार से बरसते तीरों से ढेर हो गए। गुरतेज ने बड़ी मुश्किल से अपने घोड़े को संभाला। लगातार धमाकों ने बर्बर घोड़ों को बेकाबू कर दिया था। सवार ताबड़तोड़ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये राजकुमार किशनपुर का गुप्त हथियार है? गुरतेज का चेहरा पीला पड़ गया। 300 मीटर दूर से भी जमीन कांप रही थी। लियाकत सिंह बोला, निश्चित ही। पहले आग भाले, अब ये। गुरतेज ने ठंडी हंसी भरी। जल्दी ही ये देखेंगे कि हम भी बारूद चला सकते हैं। मैं इनके किले और सैनिक सब उड़ा दूंगा। लियाकत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। उनके पास दीवार उड़ा देने के लिए बारूद के बड़े पीपे दफन थे, सीधे ओटोमन साम्राज्य से सीखे हुए तरीके। ये घेराबंदी हमला भर नहीं, एक परीक्षा भी थी। वे सुरंग खोदकर दीवारों के नीचे बारूद लगाएंगे और फिर मुख्य सेना आएगी। उनके मन में जीत का भरोसा था। और सुना है कि बैशन ताजिर 500 मीटर दूर तक पत्थर फेंकने वाली तोपें लाया है। चंदनपुर के रक्षक नहीं बचेंगे। गुरतेज हंसा। हाँ, इन दक्षिणियों को बस थोड़ा और जीने दो। फिर उसने धनुर्धरों को पीछे हटने का आदेश दिया। दास सैनिकों की उसे परवाह न थी। लड़ाई सुबह से रात तक चली। बर्बर दास सैनिक लहरों में आते रहे। अब दीवार के नीचे लाशों का ढेर लग गया था। डूबते सूरज की लालिमा ने दृश्य और भयावह बना दिया। खाई शवों से भर गई थी। युवराज सिंह ने दीवार पर मुट्ठी मारी। इतनी लड़ाई के बाद भी असली दुश्मन को छू तक नहीं पाए। धिक्कार है। नीरज बेन बोला, महाराज, बर्बर हमेशा इसी तरह लड़ते हैं, पहले थकाते हैं, फिर असली हमला करते हैं। युवराज सिंह ने काले कपड़े से ढकी तोपों की ओर देखा और सिर हिलाया। जब उनकी मुख्य सेना आएगी, तब मैं उन्हें असली कीमत चुकवाऊंगा। लड़ाई समाप्त होने पर नीरज बेन ने सैनिकों को और पत्थर, लकड़ियां और सामान तैयार करने को कहा। आज केवल एक झलक थी, असली युद्ध बाकी था। लेकिन आज की लड़ाई ने उसका मन मजबूत किया। किशनपुर के कवच मजबूत साबित हुए, चोटें कम थीं। केवल तीरों की बौछार से घायल हुए। शिविर में लौटकर लता ने युवराज सिंह का कवच उतारा। खून के धब्बे देख वह घबरा उठी। महाराज, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं, युवराज ने थके स्वर में कहा। उनका तन मन पूरे दिन तनाव में था। लता ने राहत की सांस ली, उसका दिल पूरे दिन घबराता रहा। फिर बोली, वैसे पंडित पंकज ने संदेश छोड़ा है, 4 और तोपें चंदनपुर भेजी जा रही हैं। युवराज सिंह मुस्कुराए। आज की सबसे अच्छी खबर यही है। उन 4 के आने से चंदनपुर में कुल 30 तोपें हो जाएंगी। और जल्दी ही बर्बरों की मुख्य सेना पहुंचने वाली थी। अध्याय 176, बर्बर सेना। कल रात युवराज सिंह खाना खाते ही सो गए। पूरी रात उनके सपनों में चंदनपुर की उस खूनी लड़ाई की छवियां तैरती रहीं, दास सैनिकों की भयभीत आंखें, उछलता हुआ खून और फटते अग्नि घड़ों से उठती लाल धुंध। सिर्फ आधा साल पहले वह एक बंद कमरे में आराम से शोध करने वाला वैज्ञानिक था। अब जिंदा बचने के लिए उसे प्राचीन युद्ध की क्रूर सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था। ये किसी सड़क झगड़े को देखने से 100 नहीं, 1000 गुना ज्यादा भयावह था। एक काली भीड़ का गर्जन करते हुए आपकी ओर दौड़ना, ये भय मन को मरोड़ देता था। लेकिन उसे सहना था। उसे इसकी आदत डालनी थी। क्योंकि शायद आगे का जीवन ऐसा ही रहने वाला था। दीवारों पर कल खर्च हुआ सारा सामान फिर से भर दिया गया था। नए जवान, जिन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा था, एक ही रात में परिपक्व हो गए थे। कल की जीत ने उन्हें सिखा दिया था, एकजुट रहो, तो बर्बर इतने डरावने नहीं। महाराज, मुझे नहीं लगता कि बर्बर अगले 2-3 दिनों में फिर हमला करेंगे, नीरज बेन ने दूरबीन से शत्रु शिविर देखते हुए कहा। युवराज सिंह भी देख रहे थे। बर्बर शिविर में आग जल रही थी। दास सैनिकों को मजबूर किया जा रहा था कि फिर से घेराबंदी, सीढ़ियां और औजार बनाएं। उधर बर्बर लोग आग पर गाय भेड़ भून रहे थे, उसकी खुशबू से कई सैनिकों के मुंह में पानी आ गया। लालच मत करो, जीतने के बाद तुम सबको भर भर कर मांस खिलाऊंगा। युवराज सिंह हंसे। सिपाही हंस पड़े। नीरज बेन भी मुस्कुराए, महाराज सही कहते हैं। बरसों से ये बर्बर हमारा माल चुराते रहे हैं। इस बार जीतने के बाद हम इनके बैलों भेड़ों को लाएंगे, तुम सब पेट भर कर खाना। और मैं तो कहता हूं, घुड़सवार लेकर निकलूंगा और तुम्हारे लिए बर्बर औरतें भी पकड़ लाऊंगा। लक्ष्य अचानक कहीं से आकर बोला। हंसी और गूंज गई।
सेना में मीठी बातें नहीं चलती, ये अधिकतर अनपढ़ सैनिक थे, उन्हें उपयोगी वादे ही समझ आते थे। युवराज सिंह ने दीवार के बाहर इशारा किया। वहां की जमीन देख रहे हो, उपजाऊ है या नहीं? उपजाऊ, सैनिक एक सुर में बोले। अच्छा, आज से हर बर्बर जिसे तुम मारोगे चंदनपुर के बाहर 10 मुंह जमीन तुम्हारी। जितने ज्यादा मारोगे उतनी ज्यादा जमीन। और जिस दिन हम शनहाई दर्रा वापस ले लेंगे उस दिन तुम सब जमींदार बनोगे। एक सैनिक ने अचानक पूछा, महाराज, क्या ये वादा सच है? मेरा शब्द लोहे जैसा है। लक्ष्य और नीरज दोनों गवाह हैं। सैनिक का चेहरा उत्साह से लाल पड़ गया। महाराज, मैं मूल रूप से ईशनपुर का हूँ। भागकर चंदनपुर आया था। अगर हम शनहाई दर्रा पहुंच गए, क्या मैं अपने गांव की तरफ जमीन चुन सकता हूँ? बिल्कुल, सैनिक ने दृढ़ता से सिर हिलाया। महाराज, हमारी किशनपुर सेना में बहुत लोग ईशनपुर से आए हैं। आपके इस वादे के लिए हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। युवराज और नीरज बेन ने संतोष भरी नजरें बदलीं। युद्ध में सैनिकों की इच्छा ही जीत का आधार होती है। किशनपुर सेना इतनी बहादुरी से लड़ती थी क्योंकि इन दीवारों के पीछे उनके घर और परिवार थे। लेकिन यदि उन्हें उत्तर की ओर बढ़कर शनहाई दर्रा दोबारा लेना पड़ा तो ये प्रेरणा कमजोर पड़ सकती थी, सिवाय उन लोगों के जिनका मूल घर वहीं था। ये सोचकर युवराज बोले, नीरज, मैं एक विशेष घुड़सवार टुकड़ी बनाना चाहता हूँ, गोवान निंग लोहश्वदल। गोवान निंग लोहश्वदल, नीरज बेन ने सोचा। गोवान मतलब शनहाई दर्रा, निंग यानी निंग्युआन। महाराज, आपकी दृष्टि बहुत दूर तक देखती है। युवराज सिंह ने सिर हिलाया। अपने पूर्व जीवन की इतिहास स्मृतियों में गोवान निंग लोहश्वदल देरकालीन साम्राज्यों की सबसे शक्तिशाली टुकड़ियों में से एक था। उनका तरीका सरल था, लियाओ के लोग लियाओ की धरती की रक्षा करें। सबसे कठोर, विस्थापित योद्धाओं को चुनकर वे एक ऐसी घुड़सवार फौज तैयार करते थे जिससे दुश्मन कांपते थे। यही योजना युवराज की भी थी। राजकुमार योगेश की शेष सेना और ईशनपुर से आए शरणार्थियों को मिलाकर एक ऐसी टुकड़ी बनाना जो अपनी मातृभूमि वापस लेने के लिए मरने को तैयार हो। उन्होंने नीरज को समझाया। नीरज बोला, महाराज, विचार अद्भुत है, लेकिन हमारे पास युद्ध घोड़े ही नहीं। इतनी सवारी कहां से आएगी? जहां से नहीं मिले बर्बरों से छीन लेंगे। युवराज ने दुश्मन शिविर में बंधे घोड़ों की ओर देखा। नीरज ने संशय से सिर हिलाया। अभी चंदनपुर की रक्षा करना ही मुश्किल था, बाहर निकलकर घोड़े छीनना लगभग असंभव। नीरज की भविष्यवाणी सही निकली। हुयांतो कबीला अगले 3 दिनों तक शांत रहा। तीसरी शाम उत्तरी दिशा में एक विराट सेना दिखाई दी। दूरबीन से देखते हुए युवराज ने उनके झंडों पर भेड़िए का सिर देखा। ये वही शाही ध्वज था जिसे सिर्फ महान खान ही ले जा सकता था। उसी समय शस्त्र विभाग से 4 और तोपें और 500 अग्नि घड़े चंदनपुर पहुंचे, साथ ही दानेदार बारूद की खेप भी। उस रात सभी तोपें दीवारों पर लगे मंचों पर चढ़ा दी गईं। दुश्मन की सेना क्षितिज तक फैली थी। दास सैनिकों की संख्या ही भय पैदा कर रही थी। युद्ध की आहट से शहर का वातावरण भारी हो गया। हर चेहरा गंभीर था। क्या हम टिक पाएंगे? ये सवाल हर मन में था। बहुत जल्द जवाब मिलना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बर्बर मुख्य तंबू। गुरतेज और लियाकत सिंह एक साथ शाही तंबू में दाखिल हुए, जहां एक विशालकाय आदमी लोहे की मीनार की तरह बैठा था। गुरतेज का चेहरा बिगड़ गया। ताईजी बैशन, क्या महान खान स्वयं नहीं आए? बैशन, वही दूत जो कभी चंगानपुर आया था, व्यंग्य से मुस्कुराया। मेरे पिता इतनी छोटी चौकी चंदनपुर के लिए क्यों आएंगे? तो फिर ताईजी शाही ध्वज क्यों लिए हुए है? क्या यह महान खान का अपमान नहीं? गुरतेज की आवाज खुरदरी थी। बैशन उठ खड़ा हुआ। मेरे पिता के आदेश से। ये ध्वज सिर्फ इन महान युग के कुत्तों को डराने के लिए है, या तुम खान के आदेश पर प्रश्न करना चाहते हो? ध्वज मुखिया गुरतेज, मैं कभी खान की अवज्ञा नहीं करूंगा, गुरतेज ने कठोर स्वर में कहा। बैशन तिरस्कार से हंसा। गुरतेज हमेशा उसके बड़े भाई उत्तराधिकारी का पक्ष लेता था। उसे दूसरे पुत्र को हमेशा किसी दूरस्थ सीमा के लिए नियत मानकर नीचा दिखाता था। CH-177 तोपों की आग। तंबू के भीतर आग की लौ आ रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में काली परछाइयां नाच रही थीं। बिशन सिंह ने गुरताज की ओर देखते हुए कहा, इस बार चंदनपुर शहर पर हमले के लिए हुआंतु कबीला पूरी तरह मेरे आदेश मानेगा। गुरताज को यह पसंद नहीं आया, पर उसने फिर भी सिर हिलाया। बिशन सिंह ने पूछा, चंदनपुर की रक्षा कैसी है? गुरताज ने पिछले कुछ दिनों के हमलों में जो देखा था सब बता दिया। फटने वाले बारूद के घड़े? बिशन सिंह ने पूछा। गुरताज ने सिर हिलाया। हाँ, वे घड़े बहुत शक्तिशाली हैं। हमारे सैकड़ों तीरंदाज उनके धमाकों में मारे गए। उसने जोड़ा, और रक्षक बहुत मजबूत कवच पहने हैं। लगता है वे राजकुमार करण के विशिष्ट सैनिक हैं। बिशन सिंह ने भौहें चढ़ाईं। हम सुबह हमला करेंगे, मैं खुद सब देखना चाहता हूँ। गुरताज ने फिर सिर हिलाया। इस बार बिशन सिंह स्वयं 50,000 विशिष्ट जंगली सैनिक लाया था। साथ में 80,000 दास सैनिक थे, और गुरताज की अपनी सेना मिलाकर दासों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई।
इतनी संख्या ही चंदनपुर के रक्षकों को 24 घंटे भागदौड़ में रखने के लिए काफी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह की पहली किरण के साथ मुर्गे की तेज बांग आसमान को चीरती हुई गूंजी। मैदान अब भी लाशों से भरा था। फिर अचानक गूंजती युद्ध चीखें उठी और उनके बीच बारूद के घड़ों के धमाकों की आवाजें घुल गईं। शहर के बाहर दास सैनिकों की बाढ़ चंदनपुर की ओर उमड़ी। वे सैकड़ों सीढ़ियां उठाए आए और हर कुछ कदम पर उन्हें दीवार से लगा दिया। इतने बड़े हमले के सामने दीवार पर खड़े हर सैनिक ने अपनी इस्पाती तलवार कसकर पकड़ ली, तैयार की जैसे ही कोई दुश्मन ऊपर चढ़े वह वार करे। रक्षा का तरीका वही था, पत्थर फेंकना, लुढ़कते लकड़ी के लट गिराना, जलता तेल उड़ेल देना। लेकिन इस बार बारूद के घड़े तुरंत उपयोग में लाए गए। 50 गुलेल लगातार घड़ों को दास सैनिकों की घनी भीड़ में फेंक रहे थे। गाढ़ा धुआं उठने लगा, खून बिखरा। दास सैनिकों की लहरें दीवार तक पहुंचने से पहले ही ढेर हो गईं। ऊपर से तीर, पत्थर, लठ और जलता तेल वर्षा की तरह बरस रहा था। कुछ ही देर में मैदान पर लाशों की एक और मोटी परत जम गई। वे पीछे हट रहे हैं, किसी ने चिल्लाया। जैसे ही पहली लहर के धमाके थमे, दास सैनिक पीछे हटने लगे। नीरज बेन हैरान था। फिर से परखने वाला हमला, युवराज सिंह ने कहा, जंगली शिविर की ओर देखते हुए। उसकी नजर एक लंबे आदमी पर पड़ी जो नेता जैसा लग रहा था और उसके बगल में एक व्यापारी खड़ा था जिसकी शक्ल भारतीय थी। युवराज सिंह ने अपने पास खड़ी तोप को छुआ। वह सच में उन पर फायर करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि तोप की सटीकता कम है। निशाना लगने की संभावना कम थी। ऊपर से अभी ये तोप उनका गुप्त हथियार था, इसे दिखाने का समय नहीं था। आपको कैसे पता चला? नीरज बेन ने पूछा। युवराज सिंह बोला, सुना है स्वर्गीय खान खुद सेना को नेतृत्व दे रहा है और बिशन सिंह भी आया है। वांगेश के अनुसार हुआंतु कबीला हमेशा महातेजी उज्जगो का समर्थन करता था। बिशन सिंह गुरताज पर पूरी तरह भरोसा नहीं करेगा। वह खुद सब अपनी आंखों से देखना चाहता है। मैंने नहीं सोचा था कि आपके पास इतनी सटीक जानकारी होगी। नीरज बेन ने सहमति में सिर हिलाया। युवराज सिंह मुस्कुराया। सौभाग्य था, हमने घास के मैदान से कुछ संदिग्ध व्यापारियों को पकड़ा था, उन्होंने जानकारी दे दी। महाराज, उधर देखिए, जंगली लोग अपने शिविर में कुछ बड़ा जोड़ते हुए लग रहे हैं, लक्ष्य ने आकर कहा। जहां युवराज सिंह और नीरज बेन खड़े थे वहां से साफ नहीं दिख रहा था, तो वे लक्ष्य के स्थान पर चले गए। दूरबीन से देखने पर उन्होंने देखा कि जंगली शिविर के बीच कई दास सैनिक बड़े बड़े हिस्से उठाकर किसी चीज को जोड़ रहे थे। उसका आधार बेहद विशाल था, कम से कम 10 मीटर लंबा। शायद ये हुई तोप है। कहते हैं जंगली लोगों ने ये पश्चिमी क्षेत्रों से बनाना सीखा है, युवराज सिंह ने चिंतित होकर कहा। जो वह डर रहा था वही हुआ था। जंगली लोग हुई तोप ले आए थे। जो कुछ उसने सीखा था उसके अनुसार जंगली लोग न सिर्फ बारूद का इस्तेमाल जानते थे, बल्कि यदि उनके पास ये तोप भी थी तो यह चंदनपुर के लिए बहुत बड़ा खतरा था। नीरज बेन, जिसे युवराज सिंह पहले ही इस तोप की शक्ति और दूरी के बारे में समझा चुका था, बोला, लगता है इस बार वे चंदनपुर लेकर ही मानेंगे। लक्ष्य ने गाली दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी तोप है। जब तक मैं जिंदा हूं, इस शहर पर कदम रखने के लिए उन्हें मेरी लाश पार करनी होगी। लोचन भी किसी समय आ गया था, उत्साहित होकर बोला, महाराज, पहली गोली मुझे चलाने दीजिए। मैं उनके शिविर को उड़ा दूंगा। अभी नहीं, उन्हें थोड़ा और जोड़ने दो। जैसे ही आधा बन जाए हम सचमुच उन्हें चौंकाएंगे, युवराज सिंह ने कहा। लगता था जंगली लोग हमले को खींच रहे थे ताकि हुई तोप तैयार हो जाए। अगले 2 दिनों तक दोनों पक्ष आमने सामने डटे रहे। तीसरे दिन जंगली शिविर में 3 मीटर ऊंची विशाल मशीनें दिखाई देने लगीं। वे आधी बनी हुई तोपों को लुढ़काकर दीवार से बस 500 मीटर दूर ले आए और उन्हें पंक्ति में खड़ा कर दिया। महाराज, बिशन सिंह साफ साफ आपको उकसा रहा है, नीरज बेन ने कहा। युवराज सिंह ने सिर हिलाया। बिशन सिंह अपनी प्रतिभा पर घमंडी था, ठीक वैसे जैसे दूसरे स्वयं घोषित प्रतिभाशाली लोग। तोपों को इतनी सामने लगाना साफ चुनौती था, जैसे कह रहा हो, देखो मैं कैसे धीरे धीरे तुम्हारा शहर तोड़ता हूं। अगर ऐसा है तो हमें भी जवाब देना चाहिए, युवराज सिंह बोला। तोपें तैयार। सैनिक सतर्क हो गए। आखिर वह पल आया था जब वे तोपें चला सकते थे। वे इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जंगली लोगों को टुकड़ों में उड़ाने की। लोचन हंसा। देखता हूं अब ये काय कहां भागते हैं। हमेशा दास सैनिकों को आगे कर देते हैं। फिर वह चिल्लाया, सब अपनी जगह, नलिकाएं साफ करो। पहली तोप जलाने के बाद से ही लोचन मानो आधिकारिक तोपखाना अधिकारी बन गया था। वह मशीन विभाग में प्रशिक्षण भी करवा चुका था। सिर्फ 1 महीने में ही लोचन अब तोप चलाने का विशेषज्ञ बन गया था। सैनिकों ने तोपों पर पड़ी कपड़े की चादरें हटाईं और काले धातु के लंबे मुंह सामने आए। उन्होंने उन्हें 500 मीटर दूर खड़ी हुई तोपों की ओर तान दिया। बिशन सिंह को लगता था कि उसकी हुई तोपें उसे तकनीकी बढ़त देंगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि युवराज सिंह खेल पलटने वाला है। बारूद भरो, लोचन ने दूसरा आदेश दिया। तोपगोले। तीसरा आदेश आया।
सब कुछ तैयार होने के बाद लोचन ने युवराज सिंह की ओर देखा, अंतिम आदेश की प्रतीक्षा में। उन 5 हुई तोपों को निशाना बनाओ, युवराज सिंह ने आदेश दिया। पहले हमले का लक्ष्य था उन तोपों को नष्ट करना। यदि वे पूरी तरह जुड़ जाती तो भारी जनहानि होती। अध्याय 178 तोपों की आग। हुई तोपों पर निशाना साधो। लोचन की गूंजती हुई आवाज दीवार पर दौड़ने लगी। हर कुछ मीटर पर खड़े सैनिक उस आदेश को आगे दोहराते चले गए। करीब 500 मीटर लंबी शहर दीवार पर 30 लोहे की तोपें तैनात थीं, लगभग हर 10 मीटर पर एक। आदेश पंक्ति दर पंक्ति नीचे तक पहुंचाए जा रहे थे। जब सब तैयार हो गया, युवराज सिंह ने लोचन की ओर सिर हिलाया। गोला बारूद, दागो। लोचन ने दहाड़ लगाई। दागो। सैकड़ों गूंजें दीवार पर फट पड़ीं। धाया, धाया। भीषण गर्जना के साथ पिघला सा अग्नि स्तंभ उछला और काले लोहे के गोलों ने अंधेरी तीरों की तरह उड़ान भरी सीधे दुश्मन के डेरों की ओर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किशनपुर की ओर टकटकी लगाए बैशान और गुरुताई आगे की रणनीति पर बातचीत कर रहे थे। हुई तोपें जब पूरी तरह जोड़ ली जाएंगी, तब वे आग तेल से भरे मिट्टी के घड़े दीवार पर फेंकेंगे। घड़ा टूटते ही पूरी दीवार आग की लपटों में नहला दी जाएगी। साथ साथ दास सैनिक फिर से धावा बोलेंगे। एक दल दीवार के नीचे सुरंग खोदने में लगा था। जब सुरंग तैयार हो जाएगी, दूसरा दल अंदर बारूद से भरे पीपे रखकर दीवार के नीचे विस्फोट करेगा और उस धमाके से दीवार में बड़ा सुराख बन जाएगा। उसके बाद दास सैनिक सैलाब की तरह भीतर घुसेंगे। अगर वे फाटक पर कब्जा कर लेते तो बर्बर घुड़सवार अंदर घुसकर पूरी रक्षा सेना को रौंद डालते। बैशान और गुरुताई दोनों इस योजना को लेकर पूरी तरह एकमत थे। सब कुछ इस पर टिका था कि हुई तोपें शहर दीवार पर मौजूद सैन्य शक्ति को दबा दें। तभी उन्हें दीवार पर चमकती हुई आग की लकीरें दिखाई दी। गरजती हुई आवाज आई और शून की तीखी हवा के साथ बैशान के पास खड़ी एक घुड़सवार पंक्ति हवा में उछल गई। एक अकेले गोले ने 16 सवारों को भेद कर गिरा दिया। चीखें उठीं। बैशान ने सबसे पहले गिरे सैनिक की ओर देखा। उसका सीना चिथड़ा हुआ था, बीच में बड़ा लाल छेद। उसके पीछे खड़े सैनिक भी उतने ही बुरी हालत में, बाहें मरोड़ी हुई, किसी का सिर फट चुका था। बैशान के माथे पर ठंडी पसीने की धार उतर आई। और ये तो केवल शुरुआत थी। उसने और भी सैनिकों को उसी तरह हवा में उछलते देखा। दीवार पर से 30 तोपों की लगातार गूंज उठी। देखते ही देखते बर्बर शिविर में लाशों का ढेर लग गया। 300 से 400 घुड़सवार भयानक मौत मारे गए। यह क्या हो रहा है? बैशान गरजा। उसकी निगाह गुरुताई पर टिक गई। गुरुताई ने लियू शुवान को देखा। लियू शुवान के चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ गड़बड़ है। ये राजकुमार ची का गुप्त हथियार है। हमें धोखा दिया गया है। गुप्त हथियार। बैशान की आंखें जल उठीं। उसे लगा गुरुताई ने उसे जानबूझकर गुमराह किया है। वह पहले ही उस पर भरोसा नहीं करता था, अब उसका शक पक्का हो गया। तभी एक घुड़सवार लहू में सना हुआ लोहे का गोला लेकर आया। ताई जी, यही हमें लगा, सैनिक ने बताया। बैशान ने गोला उठाकर देखा। ठोस लोहे का गोला बारूद। उसकी भौहें तन गईं। गुरुताई, तुम्हें जवाब देना होगा। बैशान की आवाज बर्फ जैसी हो गई। तुमने मुझे गलत जानकारी दी। सैकड़ों सैनिक तुम्हारी गलती से मारे गए। गुरुताई हिचकते हुए बोला, तायाजी बैशान, किशनपुर के रक्षक बेहद चालाक हैं। मैंने उनकी ताकत परखने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया। धाया। फिर एक धमाका। एक गोला हवा में उड़ता हुआ आया और एक अधूरी हुई तोप पर सीधा लगा। तोप जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। गोला बारूद आगे लुढ़का और भी घुड़सवारों को कुचल गया। फिर चीखें, चारों ओर हाहाकार। दूर 500 मीटर पर खड़े सैनिक भी ऐसे मर रहे थे मानो वे किसी शूटिंग रेंज के निशाने हों। तोपों की गड़गड़ाहट से घोड़े बिदक उठे। वे बेचैनी से जमीन रौंदने लगे। केवल बैशान की सुरक्षा पंक्ति के सैनिक ही अडिग खड़े रहे। उसी समय सैकड़ों बर्बर सैनिकों ने ढालें उठाकर बैशान की रक्षा घेरा बना लिया। 30 कतारें, ढालें जमीन में गड़ी हुई, चेहरों पर तनाव की रेखाएं। जलती हुई दीवार की ओर देखते हुए बैशान ने गुरुताई से कहा, अपने लोगों को कहो पूरा दम लगाकर हमला करें। मुझे वह हथियार चाहिए। तायाजी बैशान। गुरुताई झिझका। क्या? बैशान दहाड़ा। तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करोगे। किशनपुर पर हमला खुद खान का आदेश है, मेरी बात ना मानना उसका अपमान है। गुरुताई ही नहीं, उसके सैनिक भी भीतर तक कांप उठे थे। उन्होंने इस तरह की मारक शक्ति आज तक नहीं देखी थी। महायु साम्राज्य के अग्नि भले मुश्किल से 200 मीटर तक जाते थे, वो भी केवल पत्थर फेंकते थे। लेकिन यह नया हथियार, जो अग्नि भाले जैसा दिखता था, 500 मीटर दूर खड़े लोगों की पंक्तियां लाशों में बदल रहा था। गुरुताई जानता था कि और सैन्य बल खोना पागलपन है, परंतु उसे आदेश देना ही पड़ा। 20,000 दास सैनिक किशनपुर की ओर टूट पड़े। दीवार की तोपें फिर गरजीं। हुई तोपें एक के बाद एक ध्वस्त हो गईं। शिविर में मची अफरातफरी देखकर लोचन हंस पड़ा। अब पता चला हमारी ताकत। ओ जंगली लोगों! ललित लक्ष्य दूरबीन से शिविर की ओर देख रहा था। हर बार जब कोई गोला पंक्ति तक पहुंचकर दुश्मनों को उखाड़ फेंकता, वह चिल्ला उठता, बहुत बढ़िया निशाना।
लेकिन जब एक गोला खाली जमीन में आकर धंस गया तो उसने अपने तोपची पर लात मार दी। मूर्ख, धरती को क्यों मार रहा है? सैनिक लड़खड़ा गया। पर साहब, निशाना आपने ही लगाया था। ललित का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने हाथ उठाया। जरा ऊंची आवाज में दोहरा कर दिखाओ। नीरज बेन ने दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराया। युवराज जी, अब तो पूरी तरह यकीन हो गया, इन तोपों के रहते बर्बर कभी किशनपुर नहीं ले पाएंगे। गोले शिविर में ऐसे गिर रहे थे जैसे छेदे हुए फल पंक्ति दर पंक्ति सैनिक करते जा रहे थे। रक्षकों का मनोबल आसमान पर जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही दास सैनिकों की दूसरी लहर उमड़ी, उनके चेहरे फिर गंभीर हो गए। हुई हुई तोपें अब सिर्फ टूटे फूटे ढेर बन चुकी थीं। युवराज सिंह ने आदेश दिया, स्वतंत्र फायर। आदेश पाकर लोचन चिल्लाया, सब लोग ध्यान से निशाना साधो, जहां भीड़ सबसे ज्यादा हो वहीं मारो। जी सर। उनके लिए किशनपुर पर हमला करने वाला हर व्यक्ति दुश्मन था और शहर की रक्षा करना कर्तव्य। दागो दागो। तोपें फिर गड़गड़ाईं। लोहे के भारी गोले उड़े और हवा में ही लाल धुंध फैल गई। आधी तोपें बर्बर शिविर को निशाना बनाए रहीं, उन्हें चुपचाप बैठकर देखने की इजाजत नहीं थी। कड़कती आवाजों से दास सैनिक सहम उठे। इतिहास में पहली बार वे दीवार तक पहुंचने से पहले ही पीछे हटने लगे। लहरें टूटकर वापस जाती हुईं। आयन डायनेस्टी C-179, देर करने की रणनीति। वे पीछे हट रहे हैं। वे पीछे हट रहे हैं। नगर की दीवार पर सैनिक उत्साह से जयकार करने लगे जब उन्होंने दास सैनिकों की लहर को टूटते और बिखरते देखा। नील बैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपके उच्चता, तो ये तो दिखता है कि तोपों ने उन्हें सच में डराया है। आदित्य वर्मा बोले, पहली बार इतने ताकतवर हथियार को देखने पर डरना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये इसके आदी हो जाएंगे तभी असली खूनी लड़ाई शुरू होगी। नील बैन चुपचाप सिर हिलाया। उसे समझ आ गया, अब तक उन्होंने केवल दास सैनिकों से ही मुकाबला किया था, असली बर्बर योद्धा नहीं। और यह बर्बर सैनिक ही इस युद्ध में असली खतरा थे। दुश्मन दास सैनिकों का उपयोग करके किशनपुर सेना को थका रहा था, उनके सैनिक, गोला बारूद और रक्षा संसाधनों को खत्म करने के लिए। आपके उच्चता, शायद हमें बारूद के जार और तोप के गोले अंतिम क्षण तक बचा कर रखना चाहिए, नील बैन ने हिचकिचाते हुए कहा। आदित्य वर्मा भी यही सोच रहे थे। बर्बर सैनिक अभी तक अपनी मुख्य ताकत नहीं दिखा पाए थे। अगर अब उन्हें सारी गोली और बारूद खत्म कर दें तो अंतिम लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल होगा। ये वही प्रसिद्ध रणनीति थी, घोड़ों को थकाना। जैसे कि किशनपुर की सेना में माहिर सैनिक थे, वैसे ही बर्बर सैनिक कमतर सैनिक भेजकर उन्हें थका रहे थे। आग बंद करो, आदित्य वर्मा ने आदेश दिया। लक्ष्य चौहान, जो तोप की आग से उत्साहित थे, भ्रमित होकर आए। आपके उच्चता, क्यों? आखिरकार हमने इन बर्बरों को भुगतने के लिए मजबूर किया। आदित्य वर्मा ने जवाब नहीं दिया। वह ललित राज की ओर मुड़े। कितने बारूद के जार और तोप के गोले बाकी हैं? ललित राज, अभी भी उत्साह में डूबा, हिचकिचाते हुए बोला, करीब 1500 जार और 2300 तोप के गोले बाकी हैं। लक्ष्य तुरंत समझ गए और जमीन पर हताशा से ठोकर मारी। ये बेवकूफ चंद्रेश और कान्हैया दत्त क्यों उन्होंने और तैयार नहीं किया? अब क्या करें? सिर्फ ये दास सैनिक ही हमारे सभी गोला बारूद खत्म कर देंगे। हुई तोपें नष्ट हो गई हैं। अब से हमें बारूद और तोप की आग बचाकर रखना होगा, आदित्य वर्मा ने कहा। यंत्र विभाग के पास और बनाने का समय नहीं था। अब हमारा लक्ष्य समय खींचना है। नील बैन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, बर्बर सैनिक लंबा सफर तय करके आए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना बेहद मुश्किल है। इतनी बड़ी सेना को रोज खाना खिलाना ही एक बड़ी चुनौती है। हुयांतुओ जनजाति खुद थक जाएगी। इसी बीच हमारा गेहूं की फसल तैयार है। आपूर्ति जल्द आएगी, और जितना लंबा ये चलेगा, हमारे पास और गोला बारूद होगा। लक्ष्य और ललित राज दोनों ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे शक है कि बर्बर हमें इतना समय देंगे, लक्ष्य ने बुदबुदाया। तभी अचानक बर्बर शिविर से एक तीर उड़ता हुआ आया। ये दीवार के पास कमजोर होकर गिरा। नील बैन ने उसे हवा में पकड़ लिया। आपके उच्चता, इसके साथ एक पत्र लगा है, उन्होंने कहा। आदित्य वर्मा ने पीछे हटते बर्बर सवारों की ओर देखा। खोलो इसे। नील बैन ने पत्र खोला, देखा, और आदित्य वर्मा को सौंप दिया। जैसा कि सोचा था, ये भी शांताई जी का पत्र है। वह आपको आत्मसमर्पण के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। पत्र में बीशान ने लिखा, महान यू साम्राज्य और गोल्डन होर्ड के बीच वर्षों से मित्रता को देखते हुए, मैं नहीं चाहता कि किशनपुर के लोग परेशान हों। अगर राजकुमार योगेश आत्मसमर्पण करता है, तो मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। लेकिन अगर आप विरोध करते हैं, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि किशनपुर में कुछ भी न बचे। आदित्य वर्मा हंस पड़े। ये बीशान मजेदार है। तो कौन बर्बरों के पास जाकर बातचीत करेगा? लक्ष्य फट पड़े। अगर आपके उच्चता आत्मसमर्पण करने का सोच रहे हैं, तो मैं पहला विरोध करूंगा। ललित राज चिल्लाए, आदित्य वर्मा, मैं शायद अंधा था कि चंगानपुर से आपके पीछे आया। हम लगभग जीत चुके हैं और अब आप सरेंडर की बात कर रहे हैं। मैं इसे सहन नहीं करूंगा। नील बैन ने आह भरी। तुम लोग
क्या तुम्हें पता नहीं कि यह एक देर करने की रणनीति है? आदित्य वर्मा ने हताश होकर सिर हिलाया। तभी जहान सिंघानिया आगे बढ़े। आपके उच्चता, मुझे लगता है कि मैं सही व्यक्ति हूँ। तुम सच में जाना चाहते हो? बीशान अप्रत्याशित है। हो सकता है तुम वापस न आओ, आदित्य वर्मा ने चेताया। जहान सिंघानिया का चेहरा शांत रहा। मैं अपने प्रभु की सेवा करता हूँ। अगर मैं खतरे से डरूं, तो मैं सच्चा पुरुष नहीं हूँ। इस संकट के पल में जहान सिंघानिया की आत्मा चमक उठी। भले ही वह कांतिल था, आदित्य वर्मा की आंखों में अब वह एक पर्वत की तरह ऊंचा खड़ा दिखा। लक्ष्य और ललित राज ने महसूस किया कि क्या वास्तव में हो रहा है और जहान सिंघानिया को नई नजरों से देखा। लक्ष्य बोले, कमांडर जहान, मैंने पहले आपको ठेस पहुंचाई। कृपया मुझे माफ करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सच्चे हीरो हैं। जहान सिंघानिया ने हल्का सा झुककर कहा, हम सभी आपके उच्चता की सेवा करते हैं। आप युद्धभूमि पर लड़ते हैं, मैं केवल बात करता हूँ। फिर उन्होंने आदित्य वर्मा की ओर मुड़ा। समय नहीं है, मुझे जाने दीजिए। यह एक जोखिम भरा मिशन था। आदित्य वर्मा सच में सरेंडर का इरादा नहीं रखते थे, उन्होंने बस बीशान को धोखा देना था। यही इसे और भी खतरनाक बनाता था। उन्होंने सिर हिलाया और जहान सिंघानिया के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा। नील बैन ने कागज और स्याही मंगाए। आदित्य वर्मा ने जवाब लिखा कि वह आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, लेकिन केवल शर्तों पर बातचीत के बाद। नील बैन ने वही तरीका अपनाया और पत्र को तीर के साथ युद्धभूमि पर भेजा। बर्बर शिविर में बीशान का चेहरा काला था। तोपों और बारूद के जार की विनाशकारी शक्ति अभी भी उसके दिमाग में थी। अंतिम पीछे हटने के बाद दास सैनिकों का मनोबल टूट चुका था। हालांकि बर्बर अधिकारियों ने भागे हुए दासों को डराने के लिए फांसी दी, फिर भी सेना अराजक थी। वे फिर से हमला करने से पहले खुद को व्यवस्थित करना चाहते थे। पश्चिमी क्षेत्रों के अनुभव से बीशान ने तय किया कि वह रक्षकों को आत्मसमर्पण के लिए मनाने की कोशिश करेगा। वह वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि वे सरेंडर करेंगे, खासकर जब उनके पास बढ़त थी, लेकिन अवसर को गंवाना उसे पसंद नहीं था। संदेश भेजने के बाद उसने देखा, दीवार से तोप की आग बंद हो गई थी। कुछ ही देर में एक खोजी वापस आया। बातचीत। बीशान का चेहरा बदल गया। राजकुमार योगेश सच में आत्मसमर्पण करना चाहता है। लियू शुवान पूरी तरह स्तब्ध था। ताईजी, ये राजकुमार योगेश चालाक है। यह एक देर करने की रणनीति है। बीशान मुस्कुराया। अगर है, तो ठीक है। अगर नहीं है, तब भी ठीक है। हम दोनों ही यही खेल खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने गुरताई की ओर मुड़ा। आज रात के अंधकार का फायदा उठाओ, दीवार को उड़ा दो। हाँ, ताईजी, गुरताई ने कहा। उसके दास सैनिकों को पहले ही भारी नुकसान हुआ था। वह उन्हें और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन बीशान के आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। कई बैनर प्रमुखों को बीशान ने युद्धभूमि पर आज्ञा न मानने के लिए मृत्युदंड दे दिया था। कुछ समय बाद बीशान ने देखा कि दीवार से एक व्यक्ति नीचे आ रहा है। ये तो दूत ही होगा। उन्होंने लियू शुवान की ओर देखा। तुम हान लोग सबसे अच्छी तरह समझते हो। तुम इसे संभालो। अगर राजकुमार योगेश वास्तव में सरेंडर करना चाहता है, तो उसे मेरे पास लाओ। आयन डायनेस्टी C-180 रात का हमला। जब जहान सिंघानिया बर्बर शिविर से बाहर निकले, चारों ओर के बर्बर सैनिकों ने उनका मजाक उड़ाते हुए सीटी बजाई। वे बर्बरों से बातचीत करने गए थे, लेकिन बीशान ताईजी से खुद कभी नहीं मिले। इसके बजाय उन्होंने एक हान व्यक्ति लियू शुवान से मुलाकात की। जहान सिंघानिया ने तुरंत राजकुमार योगेश की आत्मसमर्पण की शर्तें बताईं। बर्बरों को शंघाई दर्रा से पीछे हटना होगा, यू प्रांत और आसपास की जमीन राजकुमार योगेश को देनी होगी, और बदले में राजकुमार योगेश बर्बरों को अपना अधिपति मानेंगे। बेशक यह मांग बहुत ही असामान्य थी, और जैसा कि उन्होंने सोचा था, बातचीत बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। बर्बरों ने अपने नियम रखे, किशनपुर के द्वार खोल दो, और वे वादा करते हैं कि राजकुमार योगेश को नुकसान नहीं होगा। उसे एक प्रांत जागीर के रूप में देंगे। स्वाभाविक रूप से जहान सिंघानिया ने भी इन शर्तों को ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने सीधे इनकार नहीं किया, कहा कि उन्हें लौटकर राजकुमार योगेश से निर्देश लेने हैं। आपके उच्चता, इससे हमें 3 से 5 दिन और मिल गए हैं अगले वार्ता तक, जहान सिंघानिया ने रिपोर्ट किया। लेकिन जितना मैंने देखा, बर्बरों को भी ज्यादा गुस्सा नहीं दिख रहा था। लगता है वे भी समय खींच रहे हैं। बीशान कभी नियमों के अनुसार नहीं खेलता। कोई नहीं जान सकता कि वह अगली बार क्या करेगा, आदित्य वर्मा ने उत्तर दिया। हम स्थिर रहेंगे और देखेंगे। वैसे भी युद्ध में वार्ता हमेशा लड़ाई के साथ होती है। फिर उन्होंने ललित राज की ओर देखा। आज रात आलस्य मत दिखाना। उनके शिविर पर कुछ गोलियां चलाओ। सुनिश्चित करो कि उन्हें अच्छी नींद न मिले। आपके उच्चता, इसे मुझ पर छोड़ दें, ललित राज ने रक्त पिपासु मुस्कान के साथ कहा। ये वार्ता कभी गंभीर नहीं थी। आदित्य वर्मा केवल बीशान के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि बीशान भी शायद वही कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से बहाने चल रहे थे, तो यह निष्पक्ष खेल था।
आखिरकार हमलावर ही चिंतित होता है, रक्षा करने वाला नहीं। जैसे ही रात हुई और बर्बरों ने खाना पकाने के लिए आग जलाई, तोपों ने अचानक दीवार से गर्जना शुरू कर दिया। एक के बाद एक काले ठोस तोप के गोले बर्बर शिविर में दागे गए। दूरबीन से ललित राज ने उत्पन्न होने वाले अराजकता को देखा। बर्बर सैनिक खाना खा रहे थे जब तोप के गोले लगे और कई घायल हो गए। बीशान भी खाना खा रहे थे। धमाके से वह इतना डरे कि अपनी तंबू से बाहर भागे और अपने ढाल के पीछे छिप गए, डरते हुए कि कोई गोला उन पर लगे। गुरताई भड़क उठे, चिल्ला रहे थे और दीवार की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूध भेजने के तुरंत बाद रक्षकों से हमला होगा। बर्बर सैनिक फिर से व्यवस्थित होने लगे, लेकिन जब लंबी देर तक कोई दूसरी गोली नहीं आई, तो वे सावधानी से अपने भोजन पर लौट आए। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह छा गया, बर्बर शिविर की आगे चमक रही थीं। वे नहीं जानते थे कि किशनपुर के रक्षक उन्हें दीवार से कहीं बेहतर देख सकते हैं। ललित राज दीवार पर दूरबीन के साथ लगातार निगरानी कर रहे थे। कभी कभार वे फिर से एक गोली दाग देते। हर धमाका बर्बरों को अराजकता में डाल देता। कोई भी सोते समय तोप के गोले से मारा जाना नहीं चाहता था। डर ने कई सवारों की नींद उड़ाई, उनकी आंखें दीवार पर टिकी थीं। वे समझ गए कि तोप के गोले हमेशा आग की चमक के तुरंत बाद आते हैं। इसलिए हर बार जब उन्हें आग दिखाई दी, वे डर कर बिखर जाते। बीशान भी सो नहीं सके, भले ही उन्हें ढाल वाले गार्ड घेर रहे थे। वह खबर का इंतजार कर रहे थे कि किशनपुर की दीवार फूट गई है। लेकिन फिर उन्होंने दीवार के आधार पर रोशनी देखी। किशनपुर के सैनिक आग का तेल नीचे डाल रहे थे। आज रात सतर्क रहो, किसी ने चिल्लाया। आपके उच्चता ने कहा कि बर्बर शायद चोरी से आएं और विस्फोटक लगाएं। अगर वे सफल हो गए तो हम सब हवा में उड़ जाएंगे। आज रात लक्ष्य चौहान रात की पहरा पर थे। उन्होंने तेल डाला, शवों और टूटी हुई सीढ़ियों के ढेरों में आग लगाई। चूंकि आदित्य वर्मा ने यह समझ लिया था कि बर्बर दीवार के नीचे बारूद लगाना चाहते हैं, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसी भी दास सैनिक को सुरंग खोदते देख तुरंत गोली मारें। हाँ कप्तान। सैनिक लक्ष्य की चेतावनी से डर गए। थके हुए भी तुरंत जाग गए। तभी किसी ने चिल्लाया, वहां कोई है। तुरंत तीर बरसाए गए। दर्द की आवाजें सुनाई दी। एक घुसपैठिया गिरा, लेकिन और आए छायाओं से दौड़ते हुए। लक्ष्य ने भौहें चढ़ाई और मशाल फेंकी। आग ने दास सैनिकों के झुंड को रोशन कर दिया। रात का फायदा उठाकर दुश्मन ने एक और अचानक हमला किया। बारूद के जार फेंको अभी, लक्ष्य चिल्लाए। बर्बर चालाक थे। तोपों का निशाना बचाने के लिए उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया। बूम बूम, धमाकों की आवाज फिर गूंज उठी। पूरा शहर जाग उठा। आदित्य वर्मा पलंग से कूदकर दीवार की ओर भागे। वे बाहर की चिल्लाहट और लड़ाई की आवाजें सुन सकते थे। साथ ही तीरों की सीटी भी गूंजने लगी। बर्बर तीरंदाज अंधेरे में छिपकर शहर पर निशाना साध रहे थे। रक्षक अंधेरे में उन्हें साफ नहीं देख सकते थे और अंधाधुंध फायर करना पड़ा। हानि दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। दीवार के नीचे जार फेंको, आदित्य वर्मा ने आते ही चिल्लाया। बीशान का लक्ष्य स्पष्ट था, दीवार के नीचे विस्फोटक लगाने की कोशिश। उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना था। अब बारूद के जार पर रोक नहीं थी। ढालधारी सैनिक अंधेरे में दीवार बना रहे थे, जबकि रक्षक लगातार जार फेंक रहे थे। चीखें और धमाके गूंज रहे थे। दीवार के नीचे और भी शवों के ढेर बन गए। दूर बर्बर शिविर की काली छाया में देखते हुए आदित्य वर्मा गंभीर हो गए। बीशान सचमुच एक मुश्किल विरोधी थे। कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होने के कारण तोपों का प्रभावी इस्तेमाल नहीं हो सका। ये लंबी, कष्टकारी रात होने वाली थी। जंग सुबह तक जारी रही। उस रात 600 से अधिक बारूद के जार इस्तेमाल हुए। दीवार के नीचे शवों की मोटी परत बन गई। लेकिन यह व्यर्थ नहीं था। दास सैनिकों के शव खायों को भर चुके थे और विस्फोटक लगाने के लिए खोदे गए छेदों को रोक रहे थे। अब फिर से खोदना इतना आसान नहीं होगा। आपके उच्चता, इस गति से तो बारूद के जार खत्म हो जाएंगे, ललित राज ने चिंता जताई। वे गोला बारूद बचाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बीशान की रणनीतियों ने उस योजना को तोड़ दिया। अगर उसने ऐसी और रात के हमले किए तो दीवार सच में गिर सकती थी। आदित्य वर्मा की चिंता देखकर नीलबैन ने शांत होकर कहा, आपके उच्चता, चिंता मत कीजिए। तोपें शक्तिशाली हो सकती हैं, लेकिन अंततः इस युद्ध को महान यू साम्राज्य के लोग जीतेंगे। बिना तोप और बारूद के जार के भी हम अपनी हिम्मत और खून से बर्बरों को रोक सकते हैं। आदित्य वर्मा रुककर दीवार पर खड़े सैनिकों को देखने लगे। हाँ, जब सब कुछ फेल हो तो उनके पास ये वीर निडर योद्धा अभी भी थे। तो डरने की क्या बात थी।